बाबू घर पर है? साहिल ने दरवाजे पर खटखटाते हुए पूछा। एक औरत ने दरवाजा खोला। वो अभी बाहर गए हैं। तुम कौन हो? साहिल ने अपना नाम बताया और कहा जैसे ही वो घर आए उनसे कहना मुझे कॉल करें। इतना कहकर वो अपने कदम जल्दी जल्दी से घर की तरफ ले गया। और क्या सामान लूं? कहीं कुछ छूट तो नहीं गया? साहिल बड़बड़ाता हुआ चल रहा था। साहिल 30 साल का एक खूबसूरत नौजवान था। उसकी एक बहन शादी के बाद उसी शहर में रहती थी। साहिल हमेशा कमाने के लिए शॉर्टकट रास्ते ढूंढता था। वो कोई एक काम ना करता था, कभी कपड़ों के दुकान में तो कभी मोबाइल सर्विसिंग में, कभी कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट लेता तो कभी मैट्रिमोनियल का। ऐसे ही कहीं एक सेठ से दोस्ती हो गई। वो साहिल के बारे में सब जानता था। एक दिन उसने साहिल को अपने घर पर खाने को बुलाया। खाने के बाद सेठ ने अपनी बात शुरू की। देखो साहिल, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुम बहुत कमाना चाहते हो, तो मेरे पास एक ऐसा काम है जिससे तुम करोड़ों में खेलोगे। साहिल की खुशी का ठिकाना ना रहा और पूछा, बताओ सेठ जी कैसे होगा ये सब? क्या मेरे सब सपने पूरे होंगे? सेठ साहिल के पास आकर बैठ गया और कहा, हाँ, तुम्हारे सब सपने पूरे होंगे, पर इस काम के लिए तुम्हारे साथ एक और आदमी भी चाहिए जिस पर तुम भरोसा कर सको और ये सब बातें राज में रखे। साहिल कुछ देर सोचा और कहा, आप बस काम बताओ। आदमी मिल गया। कौन है वो? सेठ ने हैरानी से पूछा। मेरे जीजाजी असद, वो मेरा साथ देंगे, आप सिर्फ काम समझाओ। साहिल ने जल्दी से जवाब दिया। ठीक है, कल अपने जीजाजी के साथ आना, मैं समझा दूंगा। सेठ ने इतना कहकर साहिल को दरवाजे तक छोड़ आया। दूसरा दिन साहिल अपने जीजाजी को मनाकर सेठ के पास लेकर गया। वहाँ सेठ भी बेसब्री से इंतजार कर रहा था और उसको यकीन भी था कि साहिल जरूर आएगा। साहिल को देखकर वो सेठ बहुत खुश हुआ और वो दोनों को लेकर अपने एक प्रतिवादित पहाड़ी पर ले गया जहाँ पर उसका एक और घर था और वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ था। उसको दिखाकर सेठ जी ने कहा, इस पेड़ के नीचे बहुत सारा खजाना है, उसमें बहुत सारा सोना छुपा हुआ है। अगर तुम निकाल सको तो हम दोनों 50 से 50 बांट लेंगे। साहिल ने कहा, इतनी सी बात, मैं इतना भी काहिल नहीं हूँ कि खुदाई भी ना कर सकूं। सेठ जी खजाना अभी निकाल लेते हैं। सेठ ने साहिल को रोकते हुए कहा, रुको, ये इतना आसान नहीं, इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। उसके लिए कुछ करना है। एक बड़ी शक्ति ही उसको निकाल सकती है और ये काम के लिए बाबू का यहाँ होना बहुत जरूरी है। कौन बाबू? साहिल ने पूछा। सेठ ने बाबू के बारे में बताया। बाबू के पास कुछ शक्तियाँ हैं, अगर उसको मना ले तो ये काम हो जाएगा। ठीक है, आप उनसे मिला देना, मैं बात करूंगा, साहिल ने भरोसा दिलाते हुए कहा। सुबह होते ही सब बाबू के पास गए और सेठ कुछ कहने से पहले ही बाबू साहिल को देखकर मान गया और कहा, अब तेरा काम हो जाएगा। कल की रात बहुत अच्छी है, सब सामान लेकर आ जाना। और तुम, क्या नाम है तुम्हारा? आज शाम तुम मेरे घर आना, बाबू ने साहिल की तरफ इशारा करते हुए कहा। जी, मैं आ जाऊंगा। इतना कहकर सब वहाँ से निकल गए। घर जाकर असद ने साहिल को बहुत समझाया, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, छोड़ दो ये सब,
अगर तुम्हारी दीदी को पता चलेगा तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं और तुम। साहिल ने असद की बातों को काटते हुए कहा, अब मैं पीछे नहीं देखूंगा, मुझे सिर्फ आगे बढ़ना है, अभी बाबू के घर भी जाना है, मैं चलता हूँ। तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी साथ चलूंगा। असद भी तैयार हो गया। बाबू के घर पहुँचे, वहाँ बहुत सारी औरतें थी। ये दोनों देखकर हैरान रह गए और एक औरत से पूछा, बाबू कहाँ है? वो औरत ने जवाब दिया, वो तैयार हो रहे हैं, आप लोग अंदर महफिल में बैठो, वो आ जाएंगी। उस औरत के जवाब ने उन दोनों को और उलझन में डाल दिया और वो अंदर महफिल में गए। वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। इन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। इतने में दूसरे दरवाजे से औरतों ने एक दुल्हन की तरह सजी औरत को लेकर आए। वो सारी औरतें उसको तैयार करने के लिए आए थे। वो औरत बीच महफिल में आकर बैठ गई और अपना दुपट्टा उठाकर फेंक दिया। संगीत शुरू हुआ और वो नाचने लगी। जब उसकी नजर साहिल पर पड़ी तो और जोश से नाचने लगी और उसके पैरों के घुंघरू टूटने लगे। वो सामने आती रही और साहिल को छूती रही। साहिल घबरा गया और आवाजों से उसका सर चकराने लगा। वहाँ पर बैठा एक आदमी वीडियो बनाने के लिए मोबाइल निकाल ही रहा था कि उस औरत ने तलवार उठाकर उसकी गर्दन पर रख दिया और वो आदमी डर के मारे अपना फोन फेंक दिया। उस औरत का चेहरा गुस्से से और डरावना हो गया। ये सब देखकर साहिल बहुत डर गया। वो नाचते हुए साहिल के सामने चंचल अदाओं के साथ आती रही और छूकर चली जाती थी। साहिल को अब उसका चेहरा जाना पहचाना लग रहा था और बोल उठाए तो बाबू है। पास बैठे एक आदमी ने साहिल को चुप कराकर कहा, ये अम्मा है, यहाँ बातें करना मना है और अगर कुछ पूछना है तो नाच खत्म होने के बाद पूछ लेना। साहिल और असद बहुत घबरा गए। वो वहाँ से भागना चाहते थे पर सब दरवाजे बंद। वो दोनों धीरे धीरे बाहर जाने के दरवाजे की तरफ खिसकते रहे और दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे थे। बाबू नाचते नाचते बैठ गया और औरत की आवाज में पूछने लगा, जल्दी जल्दी बताओ क्या काम है। एक एक करके सब उसके पास गए और वो सबके सर पर हाथ रख कर भेजती रही। बाबू की नजरें प्यासी निगाहों से साहिल को ढूंढती रही पर वो छुप कर बैठा हुआ था और जैसे ही दरवाजे खुले वो दोनों वहां से भाग गए। दूसरा दिन साहिल ने सेठ से जाकर सारा माजरा बताया। सेठ ने कहा, ये सब तो मैं जानता हूँ और मैंने कहा भी था उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। अच्छा, हम शाम को मिलते हैं। तुम अभी बाबू के घर जाकर सामान की लिस्ट तैयार कर लो। असद साहिल को समझाता ही रहा, ये सब ठीक नहीं लग रहा है, ये सब खत्म करो। तुमने देखा ना, वहाँ का माहौल कोई डरावना दृश्य से कम ना था। नहीं, मैं जरूर जाऊंगा। जरा हमारे फ्यूचर के बारे में भी सोचो, इतना पैसा कमाने के लिए कितने साल लग जाते हैं और आज अगर हम नहीं गए तो उम्र भर पछताएंगे। इतना कहकर साहिल बाबू के घर चला गया। बाबू घर पर नहीं था और उसने बाद में कॉल करके सारे सामान की लिस्ट दे दी। अंधेरा होने को था, सब पहाड़ी के घर को पहुंच गए। बाबू भी आ गया। पूरी तरफ से अंधेरा छा गया था। अंधेरे में एक दूसरे के चेहरे भी नहीं दिख रहे थे।
सेठ ने 2 इमरजेंसी लैट्स लाए, एक पेड़ के पास रखा और दूसरा बाबू के पास। बाबू ने सब सामान इकट्ठा कर दिया। पहले तो माथे पर बड़ा सा सिंदूर लगा लिया, बाद में सब सामान अपने साथ लेकर घेरा डालकर बैठ गया। वो कुछ पढ़ता गया। साहिल और असद को जमीन खोदने के लिए कहा। जमीन खोदते खोदते आधी रात हो गई। साहिल काम में इतना संलग्न हो गया था कि उसने किसी को भी ना देखा, सिर्फ खजाने के निकलने का इंतजार था। असद थक रहा था, उसने कुछ देर बैठने को चाहा। उसकी नजर बाबू पर पड़ी और वो साहिल को कातिलाना नजर से देखकर मुस्कुरा रहा था। असद ने जब सेठ को देखा तो वो भी मुस्कुरा रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। असद ने साहिल का हाथ पकड़कर खींचने लगा। अब बस करो, चलते हैं, यहाँ कुछ नहीं है। साहिल को किसी की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। इतने में बाबू पीछे से छुरी लेकर साहिल की पीठ पर छोकने आया। असद ने उसको अपनी तरफ खींच लिया। साहिल बाबू को इस हालत में देखकर हैरान रह गया। बाबू का चेहरा डरावना हो गया था। असद साहिल को खींचता हुआ बैक पर बिठा कर ले गया। सेठ के पैरों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो भागकर पकड़ सके और बाबू के रूप रही एक प्यासी आत्मा साहिल के खून की प्यासी हो रही थी। वो चिल्लाने लगी, इतना भला नौजवान हाथ से निकल रहा है, पकड़ लो उसको, नहीं तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। सेठ ने बहुत कोशिश की पर पकड़ नहीं पाया। साहिल और असद दोनों वहां से फरार हो गए। बाबू पर एक प्यासी आत्मा का साया था। वो इंसानों को दौलत की लालच दिखाकर उनका खून चूस लेती थी और वो नौजवानों की प्यासी थी। साहिल को देखते ही अपना शिकार बना लिया था और कैसे भी करके उसको हासिल करना चाहती थी। असद साहिल को लेकर घर चला गया। उन दोनों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो मौत के मुंह से बचकर आए हैं। सिर्फ वही डरावना दृश्य उनकी नजरों के सामने घूम रहा था। यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।